नमस्ते। मेरा नाम मदन मोहन तिवारी, श्रमिक +2 हाई स्कूल तोपा पिंडरा। मैं आप सभी बच्चों का रामगढ़ ज़िले के अंतर्गत चलने वाले लॉकडाउन ई पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम लोग रे ऑप्टिक्स चैप्टर डिस्कस कर रहे थे भौतिकी विषय में 12वीं कक्षा का। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म डिस्कस करेंगे। प्रिज्म हम लोग सभी को जानते हैं, 10वीं क्लास में भी देख चुके हैं। प्रिज्म जो होता है उसका दो सरफेस जो होता है वो रिफ्रैक्टिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग एक प्रिज्म ले रहे हैं, ABC एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में एक रे लिए हैं जो B से जा रहा है और P के पास टकरा रहा है। B से नहीं, थोड़ा उसके ऊपर से जा रहा है। ये रे हम लोग ले रहे हैं, P के पास टकरा रहा है, ये इंसिडेंट रे है। यहाँ नॉर्मल बना है N1O। जब वो रेयरर से डेंसर गया तो वो बैंड किया है टुवार्ड्स नॉर्मल। ठीक है, रेयरर से डेंसर गया, इट विल बैंड टुवार्ड्स नॉर्मल। फिर यहाँ जाके Q के पास टकराया, वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट R2 ले लेंगे। यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 था, यहाँ रिफ्रैक्शन एंगल था R1, रिफ्रैक्शन हम बोले। फिर Q से जब वो बाहर जा रहा है तो वो बैंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि वो जा रहा है डेंसर से रेयरर। यहाँ पर हम N2O एक नॉर्मल बना दिए। तो APOQ एक क्वाड्रिलेटरल है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर हम लोग I को आगे बढ़ाते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जहाँ पर है, इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं और ये इमर्जेंट रे को पीछे ले जाते हैं, तो D के पास मिलेगा। वहाँ पर एक स्मॉल एंगल बनाया, इस स्मॉल एंगल को हम लोग बोलेंगे डेल। ठीक है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल APOQ में ये जो एंगल A है और ये एंगल O है, A और O को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि N1 और N2 नॉर्मल है। ठीक है, N1O एंड N2O आर नॉर्मल, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब हम लोग एक ट्रायंगल देख रहे हैं OPQ। इसमें ये जो एंगल है R1, ये जो एंगल है R2 और ये एंगल O, इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें तो हम R1 प्लस R2 की जगह A लिख सकते हैं, क्योंकि A प्लस वो 180 है और R1 प्लस R2 प्लस O भी 180 है, तो R1 प्लस R2 की जगह हम A लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल देख रहे हैं PDQ या DPQ। इसमें एक्सटीरियर एंगल है डेल। डेल होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के बराबर, तो डेल हो गया I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, यहाँ थोड़ा पीछे दिख रहा होगा। इसी को रीअरेंज करेंगे तो डेल इक्वल्स टू निकल जाएगा हमारा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 की जगह हम A लिख सकते हैं, तो डेल इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A हो गया। इसका मतलब I प्लस E जो होता है वो A प्लस डेल के बराबर था। अब ये I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। E क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस है। A क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। और डेल क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है। तो किसी भी प्रिज्म के लिए, प्रिज्म जो है कोई भी प्रिज्म के लिए, सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर होता है। Sum of angle of incidence and angle of emergence is equals to the sum of angle of prism and angle of deviation। इसको हम लोग प्रिज्म फार्मूला भी कहते हैं। इसके बाद जब हम लोग प्रिज्म डिस्कस कर लिए, इसमें अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते चले जाएं और एंगल ऑफ डेविएशन को देखते जाएं तो हम लोग क्या पाएंगे? जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, मिनिमम होता है एक पार्टिकुलर वैल्यू पर, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू होता है। मतलब एट ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स मिनिमम एंड इज कॉल्ड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब जब हमारा मिनिमम डेविएशन होगा तो I जो है वो E के बराबर हो जाएगा और R1 और R2 भी R के बराबर होगा।
आफ्टर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेज विद एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये बता ही दिए। हमारे पास इक्वेशन था, थोड़ी देर पहले इक्वेशन आया था, आप देखे भी होंगे। ए था R1 प्लस R2 के बराबर, R1 और R2 दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं R1 की जगह भी R और R2 की जगह भी R, तो A हो जाएगा हमारा 2R, तो R हो जाएगा A/2। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन आया था I प्लस ई इक्वल्स टू A प्लस डेल, उस इक्वेशन में पुट करेंगे। I और E दोनों इक्वल है, तो दोनों की जगह हम I लिख देंगे, तो I प्लस आई 2I हो गया, A प्लस डेल एम। ये सिर्फ मिनिमम डेविएशन के लिए वैल्यू होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं I जो है वो A प्लस डेल एम बाई 2 हो गया। स्नेल्स लॉ आपको मालूम है, रे जब भी रेयर से डेंसर जा रहा है तो स्नेल्स लॉ हम लोग लिखते हैं म्यू इक्वल टू साइन I बाई साइन R1 होगा पहला फेज के लिए, तो R1 तो R के बराबर हम लिखे हुए हैं, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर, तो हम लिखेंगे साइन I बाई साइन R। अब हम I के जगह लिखेंगे A प्लस डेल एम बाई 2 यहाँ से, और R के जगह लिखेंगे A/2 आपको यहाँ से। ये जैसे लिखेंगे एक रिलेशन मिलेगा, म्यू जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, दैट इज इक्वल्स टू साइन A प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। ये भी हमारे लिए बहुत काम का रिलेशन है। अगर हम लोग बहुत स्मॉल एंगल का प्रिज्म लेते हैं, स्मॉल एंगल प्रिज्म लेते हैं, तो वैसी स्थिति में पहला फेज के लिए आप उसी डायग्राम में जाएंगे जो पहला डायग्राम था। म्यू जो था वो था साइन I बाई साइन R1। दूसरा फेज के लिए हम देखेंगे तो होगा म्यू साइन E बाई साइन R2। अगर हम R2 को एंगल ऑफ इंसिडेंट मानेंगे तो 1 बाई म्यू हो जाएगा साइन R2 बाई साइन E। बात बराबर है, क्योंकि यहाँ सारे एंगल स्मॉल है, I स्मॉल है, R1 R2 E ऑल आर स्मॉल एंगल्स, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं साइन ऑफ द एंगल्स बाय एंगल देमसेल्फ। मतलब साइन I के जगह हम I लिख सकते हैं, साइन R1 के जगह R1 लिख सकते हैं, साइन E के जगह E लिख सकते हैं, साइन R2 के जगह R2 लिख सकते हैं। तो हमको क्या रिलेशन मिला यहाँ पर, म्यू इक्वल टू साइन I बाई साइन R1 के जगह म्यू इक्वल टू I बाई R1, म्यू इक्वल टू साइन E बाई साइन R2 की जगह म्यू इक्वल टू E बाई R2। तो I हो जाएगा हमारा म्यू R1 और E हो जाएगा हमारा म्यू R2। तो अगर हम लोग ये इक्वेशन I प्लस ई इक्वल टू म्यू R1 प्लस R2 में पुट करेंगे, R1 प्लस R2 की जगह हम A लिखेंगे, ये सारा रिलेशन पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा डेल मतलब डेविएशन इज इक्वल टू ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ब्रैकेट म्यू माइनस 1, म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 प्रिज्म का। ये स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए वैलिड होता है। अगर हम लोग देखते हैं वाइट लाइट का और उसको पास करवाते हैं प्रिज्म से, आप ये भी देखे होंगे इंद्रधनुष बनता हुआ, ठीक है, रेनबो बन जाता है, रेड सबसे ऊपर होता है, वायलेट सबसे नीचे होता है। तो ये जो फिनोमेनन होता है ऑफ स्प्लिटिंग एरिया ऑफ लाइट, वाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कलर, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्पर्सन एंड द बैंड ऑफ कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड। ये याद रखने का भी तरीका है, विब्यो, ठीक है, VIBGYOR, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, हम जानबूझ करके सबको कलर भी दिखा दिए हैं, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट आया, बैंड किया, रेड सबसे कम किया और वायलेट सबसे ज़्यादा किया। ये जो स्प्लिट हो जाता है कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, इसी को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब किसी भी कलर के लिए देखेंगे, सबके लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम था, तो म्यू भी हो गया वायलेट के लिए साइन I बाई साइन R भी, म्यू R हो गया रेड के लिए साइन I बाई साइन R2, म्यू भी जो है ग्रेटर है म्यू से वायलेट के लिए, म्यू R इज अगर हम देखें म्यू R से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि सारे कलर जो होते हैं, सातों कलर जो होते हैं, सातों का वेवलेंथ अलग अलग है, तो सातों कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसी कारण से डेविएशन जो होता है वो सभी का अलग अलग होता है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉची नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिलेशन बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म या कोई भी मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिपेंड्स इनवर्सली अपॉन द स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। सातों कलर का, व्हाइट लाइट के सातों कलर का वेवलेंथ
अलग अलग होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेड के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, इसलिए डेविएशन भी सबसे कम होता है। ठीक है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, जिसके कारण वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा हो जाएगा प्रिज्म का, इसलिए डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।